वेलकम बैक टू द सेशन गाइस। बेसिकली हमारी केमिस्ट्री की ये फोर्थ वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहते हैं और वीडियो आपको काफ़ी लंबा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को 2x या फिर 1.5x के अपने अकॉर्डिंग आप उसको अपने स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना जो भी सुझाव है वो हमें बता दीजिएगा। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Other topic of your chemistry, that is chemical reactions and bonding। तो ये दोनों ही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, रिएक्शंस एज वेल एज बॉन्डिंग। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर नहीं करना है, जल्दी जल्दी आइए एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। करण, आई एम वेरी फाइन। आंचल and Amit, Dev, Tikam, very good afternoon. Mahim, good afternoon. Kavya, Rajan, Prem, Sonam, Tanu, Parul, Ankush, good afternoon guys. Good afternoon everyone and hope you all are doing well. चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो, स्टार्ट करते हैं सेशन एवरीवन। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसीलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मीनवाइल अभी तक प्रीवियस सेशंस में कोई डाउट रहा आपको? चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस केमिकल रिएक्शंस को लेकर के। देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब, है ना। डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ये रिएक्शन वर्ड यूज कर ही लेते हैं, बिकॉज हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं ना कि हाँ भाई इसके उसके बीच में केमिस्ट्री कैसी है, कैसा केमिकल रिएक्शन है इनके बीच में। तो बस वही जो एवरीडे लाइफ में आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, वही आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। बस यहाँ पे आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो बेसिकली हमारे केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं एज इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच bonds are broken within the reactant molecule and new bonds are formed। that means कि केमिकल रिएक्शन के दौरान दो घटनाएं होती हैं। एक होता है आपके बॉन्ड की ब्रेकिंग, राइट, और दूसरा होता है आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना, यही है केमिकल रिएक्शन। स्कूल के फ्रेंड्स छूटे और कॉलेज में नए फ्रेंड्स बने, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो अब बॉन्ड ब्रेक कब होगा? रिएक्टेंट के दौरान, यानी जब दो केमिकल आपस में, दो एलिमेंट, दो एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा? सबसे पहले उनके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, फिर उनमें अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और फिर बनाएंगे नए बॉन्ड और आपको मिलेगा एक नया प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट, एंड प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं। रिएक्टेंट के साइड में हमेशा आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट में हमेशा आपके बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स बनते हैं। ये जो एरो साइन है, ये एरो साइन आपको बताता है कितना प्रोडक्ट बना, यील्ड क्या बना, कितना बना, दैट विल टेल्स यू दिस और एरो। इसके अलावा आपके कुछ और बेसिक थिंग्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जैसे जब भी आप केमिकल रिएक्शन कोई देखते होगे तो ब्रैकेट में भी कुछ कुछ लिखा होता है ना। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहीं पे ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है, राइट। क्या मतलब होता है इसका? सी, अगर यस लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो सॉलिड स्टेट में है। बेसिकली ये हमें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के स्टेट बताते हैं कि वो किस अवस्था में प्रेजेंट है। जैसे अगर जी लिखा है मतलब हाइड्रोजन यहाँ गैसियस स्टेट में है, ओ लिखा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर गैसियस स्टेट में है,
ठीक है, अब यहाँ देखो नया बॉन्ड बना, वाटर बना और ये लिक्विड एल लिखा है, दैट मीन्स कि अब आपको लिक्विड स्टेट मिल गई। तो ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं इन ये हमें स्टेट बताते हैं। एक्यू का मतलब होता है कि एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट वो स्टेट होती है जब आप पानी में कोई पर्टिकुलर कंपाउंड मिलाते हो। जैसे मान लो आपने HCl को पानी में मिला दिया, आपने NaCl को पानी में मिला दिया, ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। तो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम पानी में कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं, उसका वो एक्वस बन जाता है। प्लस आपको बताता है कैसे दो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, साइन एड बताता है। ये कुछ बेसिक थिंग्स थे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो या तो हीट या फिर लाइट इवॉल्व हो, है ना, अचानक से गर्म या फिर उसमें से लाइट निकलने लगे, दैट मीन्स कि कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तभी बंदे से लाइट निकल रही है। ओके, टेम्परेचर में बदलाव आया होगा, जैसे पानी एकदम से ठंडा हो गया, पानी अचानक से एकदम से बॉयल हो रहा है, गर्म हो गया, तो कुछ तो टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ गैस, अब ये तो आपने लेबोरेटरी में भी किया होगा कई बार, है ना, अलग अलग रंग के जब दो केमिकल आपस में मिलाते हो तो अलग ही रंग का वेपर निकल के आता है, और आप लोग पकड़े जाते हो कि अरे क्या हो रहा है पीछे के साइड में लैब में, राइट। तो ये जो वेपर जो फ्यूम्स निकलते हैं, कलरफुल फ्यूम्स, ये भी आपको बताते हैं कि कुछ तो दो केमिकल के बीच में रिएक्शन हुआ है, तभी ये कलर्ड फ्यूम्स निकल रहे हैं। कलर का चेंज होना, जैसे लोहे में जंग लग जाना, अभी तो आपने एकदम मस्त लोहे की गेट लगवाई है, लेकिन बारिश हुआ, एयर मॉइस्चर सबसे क्या हुआ, उसमें रस्ट आ गया, जंग लग गया, राइट। मतलब आपके आयरन ने पक्का पक्का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बनाया, तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ जिस वजह से कलर चेंज हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया। अब मान लो आपने दो एक्वस लिक्विड सॉल्ट को जब मिक्स किया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, टू एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है PPT, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी समझ लो, आगे भी काम आएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है गाइस, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है जो पानी में घुलता नहीं है, राइट। आप जैसे ही मिलाओगे आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, वो घुलेंगे नहीं पूरे, तो मतलब कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी ये प्रेसिपिटेट बना है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो आपको बताते हैं कि लाइक केमिकल रिएक्शन हैपेंस। इनके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मास, अब देखो रिएक्शन के दौरान कई सारी चीजें बदलती हैं, कई सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो नहीं बदलती हैं, तो क्या है वो जो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उन जो भी एटम होंगे, जो भी एटम इन्वॉल्व होंगे आपके रिएक्शन में, उनका मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास अगर इधर 1 ग्राम है तो इधर भी इनका 1 ग्राम ही होगा। ऑक्सीजन का मास अगर 16 ग्राम है इधर, तो इधर भी 16 ग्राम ही होगा। ये बात क्लियर हुई। जितना मास किसी भी एटम का रिएक्टेंट के साइड में होगा उतना ही उनके प्रोडक्ट साइड में भी होगा, तो मास कंजर्व होता है। टाइप ऑफ एटम भी कंजर्व होते हैं, मतलब ये जो हमारे एटम्स हैं ये भी कंजर्व होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको H2O की जगह H2SO4 मिल जाए, राइट, या फिर आपको KCl मिल जाए, ओके, या फिर आपको NaCl मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जो रिएक्ट करेंगे वही आपको मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे एटम के टाइप भी कंजर्व होते हैं, ओके।
चलिए मोहित आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम मेनली इनके जो एंटोनी लेवोसियर ने बताया था हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या कंजर्व रहता है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एक चीज और है जो कंजर्व रहती है और वो है आपके नंबर ऑफ एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम भी कंजर्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट के साइड में टोटल 4 एटम दिख गया, लेकिन प्रोडक्ट में तो केवल 3 ही दिख रहा है। तो इनको कंजर्व करने के लिए क्या करना होगा, इनको बैलेंस करना होगा, राइट। तो आप पर्टिकुलर हीट एंड ट्रायल मेथड से इनमें नंबर डालते जाओगे, इनको बैलेंस कर लोगे। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, राइट। तो दोनों जगह 6 6 हो गए, आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है और आपका मास कंजर्व है। कंजर्व आपके एटम का जो टाइप है वो भी कंजर्व है, नंबर भी कंजर्व है। क्लियर हुआ सभी को ये कंजर्वेशन? देखो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब बस बेसिक चीजें हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। वर्धा बैलेंस करने के लिए देखो वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, एक आध बार पूछा था, लेकिन वो आप उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, राइट, H2 है, O2 है, गिव्स यू H2O। अब आपको करना क्या है, आपको इनको बराबर करना है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन लिख देते, यहाँ पे अगर आप 3 लिख दो, राइट, और यहाँ पे आप 2 ही लिखो, तो क्या ये बैलेंस हो पाएंगे? नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू टी 6 है और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 ही हो रहा है। तो आपको इस तरीके से करके इनको देखना होगा कि क्या करने पे नंबर इनका सेम आ रहा है। ये तो अभी तक मैंने आपको बेसिक डिस्कस किया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे। मैम रस्टिंग ऑफ आयरन में वेट, हाँ देखो वंदना वो सब अभी आगे है, वो रस्टिंग भी है, आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन के दौरान, ठीक है। वहां पे हमने कलर की बात की है कि कलर कैसे चेंज होता है, उसको समझाया था कि रस्ट के दौरान आयरन का कलर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रंग भी बदलता है, ठीक है। कई सारे केसेस में रंग बदलते हैं, कई सारे केसेस में रंग नहीं भी बदलते। जनरल जो आपको एग्जाम में पढ़ना है, एग्जाम के लिए जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो आपके कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और एक है आपका रेडॉक्स, ठीक है। तो मेनली आपको ये 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन, कुछ तो कॉम्बाइन हो रहे होंगे आपस में, है ना। जुड़ने का मतलब, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? जुड़ना, राइट। तो कॉम्बिनेशन को ही हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। मैम सीरीज ऑफ साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यश अंश, बिकॉज उसके थ्रू आप हर टॉपिक को बड़े इजीली रिवाइज कर सकते हो, बड़े इजीली समझ सकते हो, ओके। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ये देखो 2 पतलू पतलू एनिमल आपस में जुड़ के एक मोटू सा एनिमल बना दिए, है ना। सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलके NaCl बना दिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिए, क्लियर। H2 एंड O2 आपस में मिलके वाटर बना दिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है XY gives X plus Y, सॉरी X plus Y gives XY। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस। देखो अब नाम से ही समझ में आ गया होगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक होना, राइट। तो अब यहाँ क्या होता है कि हमारा सिंगल कंपाउंड, ठीक है,
ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे XY एक कंपाउंड है, लेकिन ये टूट के X+Y में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो ये एक एग है, जब एग ब्रेक हुआ तो आपको एग की शेल भी मिली और आपको बेबी टॉर्टोइज भी मिला। क्लियर? हाँ बिल्कुल, दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट जनरली हमारे जो एग्स होते हैं, बर्ड के एग्स होते हैं, उनकी शेल पे पाया जाता है ना? तो क्या ऐसा है कि मुर्गी अंडे देते ही उनका एग ब्रेक हो जाता है, खुद से ब्रेक हो जाता है? नहीं, उसको पहले वार्म करते हैं, है ना? जो चिकन होती है वो उसको पहले वार्मथ प्रोवाइड करती है, टेम्परेचर देती है, फिर जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, राइट, तभी वो ब्रेक होती है दो में, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में, तभी वो एग टूटती है और बेबी निकलता है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी ब्रेक करना होगा, इसको कुछ ना कुछ हीट चाहिए होगा। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है सिंगल कंपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस फर्दर 3 टाइप के होते हैं, या आप इनको टाइप कह लो, इनको आप एग्जाम्पल कह लो, कुछ भी कह लो। थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट? थर्मल डिकम्पोजिशन is the type of decomposition where heat involved, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि हीट इन्वॉल्व होते हैं, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है? जब आप इसको हीट करोगे तभी आपको ये ब्रेक होगा। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें आपको हीट देना पड़ रहा है, वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक, यानी हीट दोगे तभी ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं ब्रेक होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर हुआ? लेड नाइट्रेट अगेन वेरी एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लेड नाइट्रेट भी ऐसे ही नहीं टूट जाएंगे, राइट? लेड नाइट्रेट को भी ब्रेक करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, तभी ये लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड ब्रेक होते हैं तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट? जैसे मान लो बीकर में आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, अब कोई वाटर है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और ये आपको H2 और O2 में टूट गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब कंपाउंड ब्रेक होते हैं तो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है गाइस लाइट, ठीक है? फोटो का मतलब होता है लाइट और डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो फोटो डिकम्पोजिशन में जब आपका कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, राइट? ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इनको आप जब सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो आपको सिल्वर और क्लोराइड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कोमल? देखो, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर जब सनलाइट मिलता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 से आपको बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ओके? और ऑक्सीजन जो है ये स्प्लिट हो रहा है ऑक्सीजन में, हाइड्रो वाटर स्प्लिट हो रहा है ऑक्सीजन में, तो यहाँ तो लाइट आपने यूटिलाइज किया ना। ओके, क्लियर है? मैम व्हाट इज व्हाइट? बेटा इसका कलर व्हाइट है अंश, पहले सिल्वर क्लोराइड व्हाइट है, आपने जब सनलाइट में रखा और जैसे ही ये सिल्वर क्लोराइड में टूटा, ये सिल्वर अब ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है?
तीनों टाइप्स क्लियर हो गए सबको? डिकम्पोजिशन के, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलिसिस। चलो नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी की तो रिप्लेसमेंट हो रही होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी न किसी का रिप्लेसमेंट होता है। अब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकत वाले को रिप्लेस कर देगा, राइट। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन। जैसे यहाँ पे देखो, ये भाई साहब जिम विम करके एकदम चौड़े तगड़े बन चुके हैं और ये सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये थोड़े वीक होंगे डेफिनेटली इनसे, ये आए और इनको फटाक से रिप्लेस कर दिए। क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर अब ये अकेले घूम रहे हैं। तो यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। Okay, so for that you have to remember reactivity series, right? और ये reactivity series आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, NCERT में भी मिल जाएगा, और मैं भी आपको जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सीरीज दिखा दूंगी, जिसको याद करना है आपको, मस्ट है याद करना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी सीरीज से। क्लियर है सबको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है ना। आयन का एक्सचेंज होता है, आयन गेट एक्सचेंज्ड। जैसे देखो इसकी टोपी उसके सर, इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कैप को एक्सचेंज कर लिया। ऑलराइट, अपने अपने कैप को एक्सचेंज कर लिया। तो अब आयंस का एक्सचेंज जब होता है, that is what we call double displacement। आयंस बोले तो क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताइए आयंस क्या होता है? आयंस होता है आपके केट आयंस और एन आयंस, राइट। केट आयंस पे पॉजिटिव चार्ज, एन आयंस मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड ए है, एक्स जेड बना रहा है, वाई ए बना रहा है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। देखो पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव के पास जाता है। चलो मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, इसको मैं फिर से ठीक कर देती हूँ। ये माइनस कर लो और इसको प्लस कर लो। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स जेड के पास जाएगा, नेगेटिव है, और पॉजिटिव ए वाई के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे मिल गया कलर। ठीक है, कलर मिल गया, सॉरी कोमल मुझे कह रही है कलर चेंज कर लो, मैंने भी वही बोल दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो गया गाइस, और आपको नए प्रोडक्ट मिल गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम पे होता है +2 चार्ज, क्लोराइड पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे होता है +1 चार्ज और सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। तो क्या आप बेरियम जो है सल्फेट के साथ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, और क्लोरीन जाएंगे सोडियम के साथ। बन गया आपका रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के साथ भी वही सीन है। सबको क्लियर हुई कि डबल डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फर्दर दो एग्जांपल्स देख लो, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। गुड क्वेश्चन मैम, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? बहुत अच्छे। देखो सबसे पहला तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है,
पीरियोडिक टेबल में भी मैंने आपको बताया था, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो उनके ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं होता है, होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं हमेशा। ओके, तो आपको अगर ये पता है कि कौन है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन देगा और कौन है ऐसा जो लेगा, तो आप आराम से प्लस माइनस लगा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द तरीका जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव होगा। चलो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे देखें, अगर सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा था PPT। ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये कब बन रहा है? जब आपने दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाया, मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड में सॉलिड मिलाया, दोनों लिक्विड लिक्विड है और दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है। एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट है, एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, दोनों लिक्विड स्टेट में है। जब इनको आप आपस में मिक्स करते हो तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, और यही है सोडियम सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? सेम विथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, आपको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे हमेशा जब भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको जो सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। मतलब ये ट्रेडमार्क है आपके किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नहीं अंश, ओके, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको मिल गया NaCl, और अब ये NaCl जो है ये आपके न्यूट्रल सॉल्ट है, इनका pH जो है 7 होगा। तो बताओ क्या इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? सोडियम पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। अब देखो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के प्रोडक्ट बना दिए। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मैम, सॉल्ट NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो NaCl अगर आप सॉल्ट लोगे तो हमारे जो सॉल्ट होते हैं ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी यानी सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, और पानी में घुलते ही वो लिक्विड स्टेट में भी हो जाते हैं। तो वही कहा जाता है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड के फॉर्म में भी मिलते हैं आपको। मुझे बताओ ये चारों रिएक्शन सबको क्लियर हो गया, या कोई ऐसा है जिसको अभी डाउट है इन चारों रिएक्शन में? हाँ, वही खाने वाला नमक है। क्वेश्चन कैसे आता है, आओ दिखा देते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। तुम पहले क्वेश्चन ही देख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसे आता है क्वेश्चन, करो। वरुण, मैं आपको एक बार सिलेबस चेक कर लूं पहले, फिर बताती हूँ, ठीक है, कि क्यों नहीं आपके सिलेबस में वो मेंशन है। एक बार मुझे पहले सारा आपका शेड्यूल देख लेने दो, मैं कल आपको बताती हूँ। ओके, चलिए जी, इसका आंसर कर दो जरा सभी लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत अच्छे। थर्मल, देखो एक तो डिकम्पोज हो रहा है सिंगल प्रोडक्ट दो से ज्यादा में, हीट लग रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, बताओ ये द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बताइए मुझे, विच वन इज द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, करना है ये या हो जाएगा आगे? आगे चलो कर लो, मैं यही समझा देती हूँ आपको, ये ट्राई करो, मैं अभी समझा देती हूँ आपको। देखो, जिनको आ रहा था वेरी गुड, जिनको नहीं आया है, हमारे केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने आपको बताया था ना, टेम्परेचर भी चेंज होता है, राइट? दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ थर्मिक का क्या मतलब होगा? थर्मिक का मतलब हीट होगा, थर्मस, थर्मल से, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउट, एंडो का मतलब होता है इन। ओके, तो अगर हीट बाहर निकल रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा। जैसे हमारा जो भी कंबशन रिएक्शन होता है, मान लो आपका मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, आपको CO2 प्लस वाटर प्लस हीट लिखा है, तो बताओ ये रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट जो है दो रिएक्शन, दो रिएक्टेंट के आपस में मिलने पे हीट बाहर निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, राइट? लेकिन अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो नहीं टूटेगा जब तक हीट नहीं दोगे, तो दैट इज योर एंडोथर्मिक। दैट मीन्स कि इसको हीट चाहिए तभी ये ब्रेक होगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन में यश आपको इस सिंबल से मेंशन करके दे देता है, कभी कभी जो कॉमन एग्जांपल होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सबको पता होना चाहिए कि इनको हीट चाहिए ही चाहिए। लेड नाइट्रेट, राइट, लेड नाइट्रेट, इनको भी हीट दोगे तभी ये ब्रेक होंगे, तो ये भी एक तरीके का एंडोथर्मिक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पहले। ओके, राइट, जो हमारा पांचवा टाइप है दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, रेड से रिडक्शन एंड ऑक्स से ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन है। दोनों होना चाहिए उस रिएक्शन में। अब क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, एक याद कर लोगे, दूसरा बस उसका अपोजिट होगा। चाहे रिडक्शन याद करो चाहे ऑक्सीडेशन, अपने ब्रेन में बस एक को बिठा लो, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे लेते हैं ऑक्सीडेशन का केस। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होना है, तीन तीन इवेंट होते हैं आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर ये तीन इवेंट हो रहे हैं तो समझ लो कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपका। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, राइट, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैल्शियम हाइड्राइड है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम अलग हाइड्रोजन अलग, बिल्कुल अलग अलग, हाइड्रोजन ने साथ छोड़ दिया,
तो ये रिमूवल हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का भागना इज द ऑक्सीडेशन। अब तीसरा आता है कि अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, फिर हम कैसे बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन है या रिएक्शन है, रिडक्शन है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट लाया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना गाइस, लॉस होने का क्या मतलब हुआ? लॉस कब होता है? जनरली हमने क्या देखा था, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, है ना? तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जैसे कि Fe+2 है ना, Fe+2 है, ओके। अब रिएक्शन के बाद Fe+2 +3 में आ गया, तो मुझे बताओ अगर इनके ऊपर +2 चार्ज है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है? कितने इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास से उड़ाए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाए हैं। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना इलेक्ट्रॉन उड़ गया इनके बीच में से? 1 इलेक्ट्रॉन था जो लॉस हो गया, अब इनके पास Fe+3 आ गए। ठीक है, सोडियम अभी Na है ना, अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या हुआ, Na+ के फॉर्म में आ गया, मतलब अब 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा? ठीक है, अच्छा बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान ये देखो +2 से +3 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, पहले 2 था अभी 3 हो गया। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ओके। अब इसी का उल्टा होता है आपका रिडक्शन। हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ओके। पिछले वाले में क्या था, ऑक्सीजन आ रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये देखो, सोडियम और हाइड्रोजन है, आपको अब ये NaH मिल गया। कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन भाग गया, मतलब ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया। आयरन अभी +3 स्टेट में है, लेकिन जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला ये फिर से +2 में आ गया। याद रखने के लिए ये एक निमोनिक याद कर सकते हो, लियो सेज़गर। ठीक है, लियो सेज़गर। लियो जैसे याद है आपको, सनशाइन होता है ना, जो सबका, जैसे किसी का एरीज होता है, किसी का कैप्रिकॉर्न होता है, उसी तरह लियो भी होता है। लियो किसको रिप्रेजेंट करता है? शेर को रिप्रेजेंट करता है, सिंह को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ज़ोडिएक साइन, करेक्ट। तो लियो कैसे बोलता है, शेर कैसे बोलता है? ऐसे गर्र करके बोलता है ना, मैं बोल तो पाऊंगी नहीं वैसे, आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, तो लियो सेज गर। अब देखो इसी में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। L से लॉस, E से ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीडेशन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, G से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, किसमें से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो बस ये अपने सनशाइन और अपने ज़ोडिएक साइन को गुरवा देना, याद हो जाएगा। ठीक है, अब वो रिएक्शन जिसमें आपको ये दोनों मिलते हैं कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, आपको मिला यहाँ पे ये प्रोडक्ट,
अब मुझे बताओ, लेड ऑक्साइड जो है लेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इस बेचारे के साथ कौन सी दुर्घटना घटी है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इसका क्या हुआ? दोनों हो गया इसका ऋतु। इसका क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ दिया, ऑक्सीजन भाग गया, है ना, दैट मीन्स कि इसका हुआ रिडक्शन। ओके, अच्छा कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? ये रिएक्शन जिसमें अब आपको रिडक्शन भी मिल गया, ऑक्सीडेशन भी मिल गया, तो क्या आप इस पूरे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हो? ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, जब भी आपका कोई भी एलिमेंट किसी के साथ जुड़ा नहीं होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ जुड़ा है और जिंक के पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर के पास +2 चार्ज है और यहाँ पे कॉपर के पास 0 है। ओके, अब मुझे बताइए जिंक जो है 0 से +2 में आ गए, क्या हुआ इनके साथ, ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन हुआ, वेरी नाइस। कॉपर के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो क्या ये रिएक्शन आपका रेडॉक्स रिएक्शन हुआ? आई गेस ये 2 रिएक्शन एनफ था आपको समझाने के लिए, बाकी के रिएक्शन में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, substance that loses oxygen or gain hydrogen known as oxidizing agent, मतलब जिसका हुआ रिडक्शन, देखो रिडक्शन में ही तो ये हो रहा था ना, ऑक्सीजन भाग रहा था और इलेक्ट्रो हाइड्रोजन आ रहा था, रिडक्शन में ही हो रहा था, तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके पास से हाइड्रोजन जाएगा और ऑक्सीजन आएगा वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा कर देना है बस। मुझे बताओ अब यहाँ पे ये जो जिंक है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर कैसे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि इनका रिडक्शन हो रहा है। सभी को क्लियर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एवरीबॉडी क्लियर? अब देखो कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन, है ना, ये दल बदलू है बेचारा, ये पीरियोडिक टेबल में भी साइंटिस्ट की ऐसी तैसी कर रखा था, रिएक्शन में भी ऐसी तैसी कर रखा है ना, ये मतलब क्या ही बोलोगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, राइट? तो जब ये मेटल के साथ जुड़ता है, जब भी आपका हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब उसका रिडक्शन करा देगा। जैसे ये टूटा तो अब यहाँ पे Na+ हाइड्रोजन मिल गया तो हो गया ना रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने ये देखा
यही हमारा अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ, इतना एनफ है, इतना समझ गए तो रिवाइज करते रहना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, हो जाएगा। कोरोजन और रस्टिंग एग्जाम्पल है, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोजन किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है। तो देखो कोरोजन जो होता है ना, ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कोरोजन के दौरान आपके आयरन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ये देखो Fe2O3 मिल रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपका कोरोजन। रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कि जब ये कोरोजन रिएक्शन हुआ तो आपको क्या मिला, रस्ट मिला। तो आप कह सकते हो कि ये जो रस्ट है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ कोरोजन और ऑक्सीडेशन। क्लियर है कोमल? चलिए, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी गाइस, देखो रेंसिडिटी होता है सड़न, है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई सब्जी बना के रखी है, आपका मन नहीं किया खाने का, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, गलती से वो रात भर ऐसे ही रह गया, जब अगले दिन सुबह उठ के देखे तो अब उसमें से स्मेल आने लग गई। दैट मीन्स कि जो ऑयल था उस वेजिटेबल में, जो ऑयल था, जो बटर था, उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, एयर से उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया और अब वो खराब हो चुका है, बिकेम स्टेल, गिव बैड टेस्ट एंड स्मेल, और इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी। क्लियर है? रेंसिडिटी सभी को समझ में आया? अब रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेशन से बचाता है। या तो आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दो, या तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, है ना। जैसे जो चिप्स आती हैं, हमारी लेज की चिप्स आती हैं, उसमें हम नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं नाइट्रोजन का स्प्रे? ताकि हमारे चिप्स जो है वो खराब ना हो। राइट? क्लियर है सभी को?